हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखो आज मैं आपके पास सुधांशु सर को लेके आया। लगातार हम लोग टीचर का सर्च करते रहते हैं, ऐसे टीचर जो बच्चे से कनेक्ट होकर बच्चे के साथ मेहनत कर कर उसको आईआईटी जेई या नीट तक पहुंचा सके। तो उन्हीं बहुत मेहनत के बाद एक नाम हम लोग अपने संकल्प भारत परिवार में जोड़ पाए, जिनका नाम है सुधांशु दुबे सर। प्यार से बच्चे उनको एसकेडी सर कहते हैं। एसकेडी सर कहते हैं। सुधांशु दुबे सर की खास बात यह है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बच्चे उनके बहुत बड़े फैन हैं। मतलब बच्चों के साथ इस तरह से जुड़कर और एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं कि बच्चे को यह फील ही नहीं होता कि वो ऑनलाइन बैठा हुआ है। बच्चे को यह फील ही नहीं होता कि वो ऑनलाइन बैठा हुआ है। मैं उनकी टीचिंग को एंजॉय करता हूं। अब सोच लो, जब वो पढ़ाते तो मुझे भी लगता है कभी कभी कि शायद मैं इस तरह से पढ़ाता तो यार क्या हाल होता। तो मैं तो उनकी टीचिंग को बहुत प्यार करता हूं, उनकी एनर्जी लेवल को, उनकी कनेक्टिविटी को बच्चों के साथ बहुत अच्छे से, और कॉन्सेप्ट को तो सर इतना स्मूथ बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में सीधा पहुंच जाता है, सीधा पहुंच जाता है। तो आप लोग भी जब सुधांशु सर से जुड़ोगे, सुधांशु सर की टीचिंग देखोगे और सुधांशु सर के साथ पढ़ोगे, तो आप लोग भी कहोगे हां सर, आप एक हीरे को निकाल के लाए। तो सुधांशु सर उन्हीं में से एक है। तो यार बच्चों, आप सुधांशु सर संकल्प परिवार के सदस्य हैं, आपके सदस्य हैं। जैसे आप सदस्य हो संकल्प परिवार के, उसी तरह वो भी है। तो अब आपकी संजीवनी में संजीवनी बूटी को और अच्छा करने के लिए सुधांशु सर आपके बैच में इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। और इनऑर्गेनिक जो बच्चों को लगता है कि यार कैसे करेंगे, तो सुधांशु सर के साथ आप स्मूथली करते चले जाओगे और आईआईटी गेट तक पहुंचोगे। तो अब आप लोग सुधांशु सर से पढ़िए, ठीक है, और देखिए कि बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं क्लास में। बताता है मेरे भाई, वो एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बोलो बेटा? एटॉमिक नंबर के बारे में। हर एक एटम का एक नंबर फिक्स है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ठीक है। तो वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करो यहां पे तरीके से कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा ट्रेन से बड़ा कभी उसका डब्बा नहीं हो सकता। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है। लेक्चर 1 है और टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। सर ये क्वांटम नंबर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप यहां पे क्यों लेके आ रहे हो? बेटा इस क्वांटम नंबर को समझना बेहद जरूरी है। वजह क्या है कि जब आप आगे चलते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का कंसेप्ट आएगा और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के बेसिस पे हमें कई सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। तो वहां पे वो बेसिक कहीं ना कहीं हमारा मजबूत रहे, हमें वहां प्रॉब्लमेटिक जोन ना फेस करना पड़े, हमें वहां समस्याएं ना आए, इस बातों के लिए मैं यहां पे शुरुआत कर रहा हूं क्वांटम नंबर से। हालांकि ये बहुत डिटेल रूप से आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में कवर किया जाता है, लेकिन वो बातें जो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आनी चाहिए, वो बेसिक बातें, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। इनफैक्ट क्वांटम नंबर पे भी चर्चा करने से पहले आखिर ये क्वांटम नंबर बात क्यों आई, उससे भी पहले की बातें हम करेंगे। तो चलिए, जीरो से सुपर हीरो के लेवल पे हम कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। आप क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर है और इनऑर्गेनिक से डर लगता है, केमिस्ट्री से डर लगता है, एकदम नहीं समझ में आती। आप इस लेक्चर को पढ़िए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। बड़ी आसान भाषा में, बड़ी आसान रूप में मैं इन सारी चीजों को प्रेजेंट करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा और बहुत तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए बेटा जी, शुरुआत करते हैं कि क्वांटम नंबर की भी जर्नी कहां से शुरू हुई। उन सारी बातों को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें, दैट इज एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होता है ये एटम, क्या होता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल, कहां से कहां से ये क्वांटम नंबर आया है, इन सारी बातों पे हम बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा जी, तो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा क्या होता है सर? ये एटम एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एटम कहते हैं। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसे हम कहते हैं एटम। तो सर क्या ये नेचर के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो आंसर है इट मे एग्जिस्ट फ्रीली एंड इट मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
तो अगर मैं बात करूं कि सर एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम। इतनी बात क्लियर है? तो फ्रीली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सर इस एटम के अंदर भी कुछ पाया जाता है क्या? हां बेटा बिल्कुल पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है सर? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, जो कि आपने बचपन में सुन रखा है। तो इस एटम के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो क्या क्या पाया जाता है? इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आप सब लोगों ने सुन रखा है, प्रोटॉन पाया जाता है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा जी? न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है सर, हमने सुन रखा है कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। हां बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो न्यूट्रॉन होता है बेटा जी, ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन सर आप एक बात मुझे बताओ, हमने सुना है कि एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और आप यहां पे कह रहे हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। और आप कह रहे हो प्रोटॉन मौजूद है जो कि कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। और एक तरफ आप कह रहे हो एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और यहां पे कह रहे हो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ये कैसे जस्टिफाई करोगे? मेरे भाई मैंने कहा कि अगर जितने पॉजिटिव है एटम के अंदर उतने ही नेगेटिव रख दूं तो क्या वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे या नहीं कर देंगे? और अगर बैलेंस कर देंगे तो ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो 0/सन्नाटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और अगर 0/सन्नाटा आ गया तो हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे या नहीं कहेंगे? अच्छा सर, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं किसी एटम के लिए यह बात मान सकता हूं, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए आप यह बात मान सकते हो कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करना, सर इस एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बड़ी बेसिक बात कि सर रिप्रेजेंटेशन भी हमको नहीं आता, आप बताओ कैसे सिखाओगे? तो सीखो यहां पे। मान लो बेटा मैंने कहा एक एटम क्या है? एक्स है। क्या है बोलो मेरे भाई? क्या है? एक्स है। इस एक्स के पांव में कुछ लिखा होता है और इस एक्स के सर पे कुछ लिखा होता है, छत पे कुछ लिखा होता है। मान लो बेटा जो पांव में लिखा है मैंने कह दिया उसे ए, और जो छत पे लिखा है उसे मैंने क्या कह दिया? वाई। क्या कह दिया बोलो जल्दी? वाई कह दिया, है ना? अगर इसके पांव में अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है? ए, और इसके छत पे अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है? वाई। तो सर जो इसके पांव में है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो किसके बारे में बताता है मेरे भाई? वो एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बोलो बेटा? एटॉमिक नंबर के बारे में। हर एक एटम का एक नंबर फिक्स है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ठीक है? तो वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो सर जो इसके छत पे लिखा हुआ है, इसके सर पे लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा मास नंबर। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी? मास नंबर। और इसे किस बात से जाना जाता है? एटॉमिक मास से। किससे जाना जाता है बोलिए बेटा जी? एटॉमिक मास से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि एक एटम एक्स है, उसके पांव में कुछ लिखा गया और उसके सर पे कुछ लिखा गया है। जो पांव में लिखा रहता है ना बेटा, ये एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है, और जो छत पे लिखा है ये मास नंबर या एटॉमिक मास के बारे में बताता है। क्या इतनी बात क्लियर है? वैसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एटम नहीं देखा गया है, लेकिन जब भी हम मानते हैं एटम को तो कुछ इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल बोले तो मेरी बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर है मेरे भाई, आपकी बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर है, मैं जिस रूम में खड़ा हूं इस रूम का कहीं ना कहीं सेंटर है, आप जिस रूम में बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, उसका भी एक सेंटर है, उस बिल्डिंग का एक सेंटर है। वैसे ही हर एटम का भी एक सेंटर होता है। इस सेंटर को प्यार से हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बोलो जल्दी? न्यूक्लियस। और इसके आजू बाजू में जो है इसको मैं क्या कह दे रहा हूं अभी हाल फिलहाल के लिए? बाउंड्री। अब आप सब लोगों को पता है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या क्या चीजें रहती हैं, तो मैं कलर चेंज करके बताता हूं। एक तो आपने सुना है प्रोटॉन रहता है, और एक कौन सा रहता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा चार्ज है? तो न्यूट्रल है। और प्रोटॉन कैसा चार्ज है सर? तो पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब कि ओवरऑल न्यूक्लियस कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन से डिनोट कर रखा है। देखो यहां से गौर से मेरे भाई, इसकी बाउंड्री में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। ढैचू ढैचू तरीके से कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। क्या है ये बड़की बड़की बातें मत क्या करो यार, मैं कह रहा हूं दो नेचर याद कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर शो करता है, दोहरा बिहेव शो करता है, एक नंबर का दोहरा इलेक्ट्रॉन है ये।
क्योंकि ये वेव नेचर भी शो करता है और ये पार्टिकल नेचर भी, जिसे हम कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दोहरा बिहेव शो करता है, एक तो वेव नेचर और एक कौन सा, पार्टिकल नेचर। सर ये पार्टिकल नेचर कहां पढ़ने को मिलेगा? वेव नेचर तो चलो यहां मान लिया, लेकिन पार्टिकल नेचर कहां आप बताओगे? मैं नहीं, आप फिजिक्स के अंदर जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे बेटा, तो उसके अंदर क्लास 12th का सबसे लास्ट सेक्शन, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा पार्टिकल नेचर के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना पढ़ाया जाएगा। बस अभी नाम सुन लो, नाम बस सुन लो और दूसरे कान से निकाल लो, है ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल लो, बस अभी जान लो केवल इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर है, एक वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर जो है और पार्टिकल नेचर भी है। अब पार्टिकल नेचर के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर कहां कहां हम पढ़ेंगे? पहला तो आप पढ़ोगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, और दूसरा कहां पढ़ोगे? फिजिक्स में क्लास 12th में कहां जाके पढ़ोगे? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। खैर उन बातों पे चर्चा तब वहां करेंगे। अभी हमारा सवाल क्या है कि सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों बाउंड्री में ही है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में क्यों है? तो बेटा इसके पीछे इसका मास रिस्पॉन्सिबल है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम है, और चूंकि अगर मास कम है तो हल्का होगा, और हल्की चीजें कहां रहना पसंद करेंगी? बाउंड्री के अंदर। जबकि अगर मैं बात करूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की, तो वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में 1836 गुना, फिर से मैं मार्क कर दे रहा हूं, 1836 गुना ज्यादा होती है। अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा भारी है, और अगर ज्यादा भारी है, अगर ज्यादा भारी है तो मतलब कहां रहना पसंद करेगा? सेंटर में। सेंटर में रहना पसंद करेगा या नहीं करेगा? जो भारी चीज होती है वो कहां रहना पसंद करती है? सेंटर में। और जो हल्की चीज होती है वो कहां रहना पसंद करेगी? बाउंड्री में। तो यही रीजन है, एक लॉजिकल रीजन हम रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही क्यों पाए जा रहे हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में ही क्यों पाए जा रहे हैं। तो वजह क्या है बेटा? मास। क्या वजह है? बोले जल्दी। मास। ठीक है, मास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1836 गुना ज्यादा है। 1836 गुना ज्यादा होता है मेरे भाई। That is why वो क्या है? भारी है, और भारी चीजें कहां रहना पसंद करेंगी? सेंटर में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? फटाफट बता दो यार। पक्की बात है? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। सर अगर मास ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? हालांकि ये डेटा आपको याद नहीं रखना है मेरे भाई, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि फॉर द शेक ऑफ इंफॉर्मेशन, केवल ज्ञान के लिए बता रहे हैं भाई, एक बार जान लो। ठीक है, आप मेरी बात को विश्वास करो, इस बात का विश्वास करने के लिए मैं केवल ये डेटा आपको दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.8 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। कितना होता है? 9.8 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। वहीं अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन की बात करोगे या मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करोगे तो ये लगभग कितना है? 1.6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम है। कितना है? 1.6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम है ना। तो अगर मैं बात करूं कि इनका मास जो होता है वो लगभग 1836 गुना ज्यादा है। क्या ज्यादा है? बोले जल्दी। मास। और अगर मास ज्यादा है मतलब वो भारी है, और भारी है तो सेंटर में रहना पसंद करेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है यानी कि वो हल्का है, और अगर हल्का है तो वो कहां रहना पसंद करेगा चचा? बाउंड्री के अंदर। कहां रहना पसंद करेगा? बाउंड्री के अंदर। हल्की चीज है, ऑब्वियस है, बाहर रहना पसंद करेंगे। अब अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, होता कितना है? 1.6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दोनों पे चार्ज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और अगर चार्ज बराबर है तो अंतर किस बात का है? साइन का। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली। तो पॉजिटिव नेगेटिव लगा के आप बस जान सकते हैं चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या यहां तक का पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है कि एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसे हम कहते हैं एटम। इस एटम के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। चूंकि एटम के अंदर पाया जा रहा है इसलिए हमने क्या कहा? सब एटॉमिक पार्टिकल। या फिर एटम अगर ऐसे कहें कि इन्हीं से मिलकर बना हुआ है, तो अगर एटम इनसे मिलकर बना हुआ है मतलब एटम का फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल भी हम किसे कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन कैसा है बेटा? न्यूट्रल है।
जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 सन्नाटा होता है। और चूंकि एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव एक बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, 0। यानी कि एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब बात यह आती है, सर ये इलेक्ट्रॉन रहते कहां है? ऑब्वियस इनका घर भी तो होता होगा, फुटपाथ पे ऐसे ही घूमते हुए थोड़ी मिलेंगे, इनका कुछ ना कुछ तो पता होता होगा, कहीं तो रहते होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऑर्बिटल कहां रहता है? तो सबशेल के अंदर रहता है। तो सबशेल कहां रहता है? शेल के अंदर रहता है। ये क्या कंफ्यूज क्या कर रहे हो? एटम के अंदर इतना तो सुना है, एक शेल होता है, एक सबशेल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इतना तो सुना है ना। तो शेल के अंदर बेटा सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल, इस बात को थोड़ा सा और क्लियर समझाओगे? चलिए, इस बात को समझाने के लिए अगेन जन्म होता है केमिस्ट्री की दुनिया में क्वांटम नंबर का। सर ये क्वांटम नंबर वर्ड क्या बताता है? क्वांटम वर्ड का मतलब है बेटा क्वांटिटी। क्वांटिटी बोले तो नंबर, नंबर बोले तो संख्या। एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन के घर के बारे में पता बताए, उसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। सर ये क्या होते हैं क्वांटम नंबर? एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जो इलेक्ट्रॉन के घर के बारे में पता बताता है, उसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। अब इस क्वांटम नंबर को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। मान लो बेटा तुमको दिल्ली से कहां जाना है? गोवा जाना है। सर क्यों जाना है? अब वो तो तुम जानोगे ना बेटा, हमको कहां से पता होगा, ये बताओ। तो अगर मान लो दिल्ली से गोवा जाना है और किसी इंसान एक्स के साथ जाना है, एक्स में मार्क कर देना हूं। बस सर यही मत लिखना, यही मत मानना, एक्स के अलावा वाई मान लो चलेगा, लेकिन एक्स नहीं मानना है। अरे मान लेते हैं यार, चल ठीक है कोई बात नहीं, है ना। एक्स इंसान के साथ जाना है। चूंकि अपनी एज में अभी इस टाइम पे इतने पैसे तो होते नहीं है कि अपन फ्लाइट ले और सीधा पहुंच जाए, है ना। जोड़ जोड़ के पॉकेट मनी बचाते हैं, है ना, उससे अपन जा रहे हैं घूमने के लिए। अब घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? ट्रेन बुक करा ली अपन ने। ट्रेन नहीं बुक कराई है, ट्रेन की एक टिकट खरीद ली है ना। अब ट्रेन पकड़ने के लिए ऐसा तो है नहीं कि तुम ऑटो स्टैंड जाओगे कि हेलो ट्रेन इधर आओ, होगा नहीं, है ना। अब तुम ऐसा थोड़ी होगा कि बस स्टैंड जाओगे। कहां जाओगे ट्रेन पकड़ने के लिए? जंक्शन पे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे, है ना। अब रेलवे स्टेशन पे गए, वहां तुमने देखा कई तरह की ट्रेनें हैं, कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ लाल है, कुछ पीली है, कुछ नीली है, कुछ हरी है ना। अब तुम ऐसा तो थोड़ी कहोगे कि हरी वाली ट्रेन को यू टर्न लेके आओ और इसी से गोवा जाएंगे। भाई आपने ट्रेन की टिकट खरीदी है ना कि ट्रेन खरीदा है, ना कि जंक्शन खरीदा, ना कि इंडियन रेलवे खरीदा है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने क्या किया, एक ट्रेन की टिकट बुक कराई, तो आपके बगल में जो बैठा एक्स व्यक्ति था जिसके साथ आप गोवा जा रहे हैं, है ना, जो वो एक्स इंसान है जिसके साथ आप गोवा जा रहे हैं, उसने आपको जोरदार, कहा जाता है ना, एक थप्पड़ दिया। कहा मूर्ख, सबसे पहले ट्रेन की टिकट खोल और ट्रेन नंबर मैच करा। अब तुमने कहा अच्छा ऐसा भी करना होता है क्या? ट्रेन नंबर मैच कराया, तुम्हें पता चला कि वो जो नीली वाली ट्रेन है वही गोवा जाने वाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ चलो नीली वाली ट्रेन दिख गई कि अब मैं खिड़की पे लटक के जाऊंगा, मैं यहां फैल के जाऊंगा, ए पायलट तुम उतरो हम चला के लेके जाएंगे ट्रेन। ऐसा तो है नहीं भाई। अगेन आपने ट्रेन की टिकट खरीदी है, ना कि पूरी की पूरी एंटायर ट्रेन खरीदी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर एक्स ने फिर एक थप्पड़ दिया, बोला मूर्ख, कोच नंबर अब डिसाइड कर कि कोच नंबर कहां है। ट्रेन नंबर मैच किया, उसके बाद तुम क्या करोगे? यहां पे इस ट्रेन के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? डब्बे होंगे। क्या होंगे बोलो बेटा? डब्बे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये डब्बे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रेन की लेंथ कितनी लंबी है, ट्रेन में कितना लंबा क्या है मौजूद, कोच मौजूद है ना, ट्रेन का लड़ कितना लंबा है। समझ रहे हो? तो अब आपने क्या मैच किया? कोच मैच किया। मतलब सबसे पहले आपने क्या देखा? ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर आप चले गए और अब आप क्या देख रहे हो? कोच। क्या देख रहे हो बोलो बेटा? कोच। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी कोच पे कहोगे कि मैं इसी कोच पे फैल के जाऊंगा, नहीं। ऑब्वियस है इस कोच के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे? कंपार्टमेंट्स। क्या होंगे बोलो बेटा? कंपार्टमेंट। ऐसे कई सारे कंपार्टमेंट इस कोच के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अरे देखने को मिलेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी सीटें देखने को मिलेंगी। एक कंपार्टमेंट हो गया, ऐसे ही दूसरा कंपार्टमेंट होगा, ऐसे ही तीसरा होगा, ऐसे ही चौथा होगा, और ऐसे ही करते करते 10-15 कंपार्टमेंट होंगे। तो अब जब सबसे पहले ट्रेन आपने देखा, ट्रेन के बाद आपने क्या देखा? कोच। और कोच के अंदर अब आप क्या देख रहे हो? कंपार्टमेंट। क्या देख रहे हो? कंपार्टमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट मेरा है, नहीं भाई, उसमें प्रेजेंट एक सीट या 2 सीट आपकी है ना। तो अब इस कंपार्टमेंट के अंदर कई सारे लोग बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैं मार्क कर दे रहा हूं, है ना। तो यहां पे 1 या 2 आपकी सीट होगी। मतलब कंपार्टमेंट के अंदर भी क्या ढूंढोगे? सीट ढूंढोगे। तो पूरी की पूरी ट्रेन है,
ट्रेन के अंदर कई सारे कोचेस हैं, इस कोचेस के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट हैं, उस कंपार्टमेंट के अंदर कई सारी सीट है, समझ रहे हो, जिस पे कौन बैठेगा, पैसेंजर। और अगर अपना वो पैसेंजर इलेक्ट्रॉन है तो समझने की कोशिश करना, सीट पे कौन बैठने वाला है, पैसेंजर, बोले तो अपना पैसेंजर कौन है, इलेक्ट्रॉन, समझने की कोशिश करना। तो अगर मैं रिलेट करूं इस चीज को कि ट्रेन, ट्रेन के अंदर कोच, कोच के अंदर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, बोलो बेटा, सीट है। क्या है, बोलो जल्दी, सीट है। तो ऐसे समझो कि ऐसे ही एक एटम के अंदर होता है, ये जो पूरी की पूरी ट्रेन है, ये मान लो ऐसे कि ये शेल है। क्या है, बोलो बेटा, शेल। इस शेल के अंदर क्या मौजूद है, कई सारी सब शेल मौजूद होंगी। क्या मौजूद होंगी, बोलो बेटा, कई सारी सब शेल मौजूद होंगी। तो ट्रेन के अंदर कोच को मैंने क्या कह दिया, सब शेल कह दिया। क्या कह दिया, बोलो बेटा, सब शेल कह दिया। इस सब शेल के अंदर कई सारे क्या मौजूद होंगे, मैंने क्या बोला, कहा कि कोच के अंदर कंपार्टमेंट है, तो इस सब शेल के अंदर कई सारे क्या मौजूद होंगे, ऑर्बिटल मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, बोलो बेटा, ऑर्बिटल। क्या मौजूद होंगे, ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल के अंदर कौन रहेगा, तो इस ऑर्बिटल के अंदर अपना पैसेंजर, बोले तो इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, यानी शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्वांटम नंबर का इससे क्या रिलेशन है, तो मेरे भाई शेल है एटम के अंदर, समझना, शेल है, सब शेल है, ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन है। इन चारों के बारे में पता बताने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर का सहारा लेना पड़ा है। और वो क्वांटम नंबर कितने तरह के होंगे सर, ऑब्वियस है, एक शेल को बताएगा, एक सब शेल को बताएगा, एक ऑर्बिटल को, एक इलेक्ट्रॉन को। मतलब हमें कितनी चीजों को बताना है, कितनी चीजों के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है, 4। तो क्वांटम नंबर भी कितने हैं, 4। कौन कौन से सर, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा सर, यानी एक शेल के बारे में बताएगा, एक सब शेल के बारे में, एक ऑर्बिटल के बारे में, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। चूंकि यहां पे 4 डिफरेंट चीजों के बारे में हमें पता करना है, यानी कि 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर पूरी केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं। पहला क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें किसके बारे में बताएगा बेटा जी, शेल के बारे में। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सा होता है, बोलो जल्दी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सबशेल के बारे में बताता है मेरे भाई, इसे हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सर, जो ऑर्बिटल के बारे में पता बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब कि अगर मैं बात करूं एटम के अंदर चीजें कितनी है, 4। पहला शेल के अंदर, सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। इनको डिफाइन करने के लिए क्वांटम नंबर कितने हैं, 4। समझ रहे हो, बोलो बोलो हाँ या ना। एटम के अंदर चीजें कितनी, 4, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। इनको डिफाइन करने के लिए चीजें कितनी है, बोलो बोलो, क्वांटम नंबर कितने हैं, 4। पहला कौन सा, प्रिंसिपल, दूसरा कौन सा, एजीम्यूथल, तीसरा कौन सा, मैग्नेटिक, चौथा कौन सा, स्पिन। तो कौन कौन सा, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। बोलो बोलो कौन सा होता है, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, शेल। एजीम्यूथल किसके बारे में, सब शेल। मैग्नेटिक किसके बारे में, ऑर्बिटल। स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक बहुत ही छोटी बात करूंगा आपसे। छोटी बात यह है कि आप एक इक्वेशन पढ़ोगे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। कहां पढ़ोगे सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट में जाके आपको पढ़ाया जाएगा। तो उस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ही क्वांटम नंबर निकाला गया, लेकिन इनमें से सारे क्वांटम नंबर को स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं पाया गया। तो सर वो कौन कौन से लोग हैं जिनको हमने ऑब्टेन किया है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से? तो प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हमने कहां से ऑब्टेन किया है? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। सवाल यह पूछा जाएगा कि इन चारों क्वांटम नंबर में से कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जिसको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं ऑब्टेन किया गया है? तो आंसर क्या होगा, बोल बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा होगा, बोलो बोलो, अरे बोलो यार, प्लीज यार बोलो, क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है जिसको हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं किया है। तो सवाल आपके सामने क्या पूछा जा सकता है? क्या इतनी बात क्लियर है कि ट्रेन के अंदर कोच, कोच के अंदर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के अंदर सीट, सीट पे बैठने वाला पैसेंजर अपना इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं शेल किसके बारे में, शेल को हम किसकी तरह मानते हैं? ट्रेन। ट्रेन की तरह समझो। ट्रेन के तौर पे हमने क्या मान लिया? शेल। इसके अंदर क्या मौजूद होंगे? कई सारी
सब शेल मौजूद होंगे, उसके अंदर क्या मौजूद होंगे, कई सारे ऑर्बिटल मौजूद होंगे जिसपे कई तरह के इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन चारों को डिफाइन करने के लिए 4 क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हुई। एक था प्रिंसिपल, एक था एजीम्यूथल, एक था मैग्नेटिक और एक था स्पिन। इनमें से स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से किसे नहीं ऑब्टेन किया गया है? तो प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक को ऑब्टेन किया गया है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं किया गया है। क्या यह बात आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके फेफड़े में हर जगह पहुंच चुकी है? अगर पहुंच चुकी है तो चंद सवाल इस बात का फैसला कर लेते हैं। सवाल आपके सामने है, फटाफट से इसे सॉल्व करके बताइए। फटाफट आंसर सबको लिखना है चैट में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? Which quantum number not obtained from Schrödinger wave equation? इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं किया गया है? फटाफट से आंसर लिखिए, फटाफट से मोबाइल का स्क्रीन तोड़ दीजिए लेकिन आंसर लिखिए। क्या मेरे भाई प्रिंसिपल, एजीम्यूथल या मैग्नेटिक, क्या ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ही मिले हैं या नहीं मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं सर, बिल्कुल मिले हैं, बिल्कुल 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या हो जाएगा बोलो बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। चलें आगे, चलें, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? नील्स बोर के द्वारा। अब समझना, इस बातों को समझाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं, समझने की कोशिश करना। बेटा अगर मैं बात करूं एक एटम का ये सेंटर न्यूक्लियस, वैसे तो कहने के लिए इसके पास इनफाइनाइट शेल है। कितने हैं बोलो जल्दी? इनफाइनाइट शेल है। कितने हैं? इनफाइनाइट। समझ रहे हो मेरी बात को? एक एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल होते हैं, एक एटम के अंदर इनफाइनाइट। चलो मैं एक काम करता हूं, अगले ही पेज पे इसे ले लेता हूं। यहां पे देखो बेटा, मैंने कहा कि ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या होते हैं? इनफाइनाइट शेल होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट शेल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ शेल का डेजिग्नेशन फिक्स है। फॉर एग्जांपल सर, अगर वो पहला शेल है तो उसे हम क्या कहते हैं? के कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बेटा? के। अगर शेल पहला है तो हम उसे क्या बोलेंगे? के। दूसरा है तो एल, तीसरा है तो एम, चौथा है तो एन, पांचवा है तो ओ, छठा है तो पी। ये डेजिग्नेशन देता कौन है सर? साइंटिस्ट देते हैं बेटा। तो सर इसके आगे क्यों नहीं? अगर आगे डिस्कवर हुआ तो फिर साइंटिस्ट देंगे। समझ रहे हो? वैसे हुआ है लेकिन आपके सिलेबस में इतनी ही बातें अगर आप जान के रखते हैं तो इनफ है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर मैं बात करूं, वैसे तो एक एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल है, इनफाइनाइट शेल है मेरे भाई, लेकिन इनमें से कुछ को डेजिग्नेशन दिया गया है। जैसे कि अगर कभी भी के लिखा जाए मतलब पहले शेल की बात की जा रही है, कभी भी एल लिखा जाए मतलब दूसरे शेल की बात की जा रही है, कभी भी एम लिखे मतलब तीसरे शेल की बात की जा रही है, कभी भी एन लिखे मतलब चौथे शेल की बात की जा रही है, कभी भी ओ लिखे मतलब पांचवें शेल की बात की जा रही है, कभी भी पी लिखे मतलब छठे शेल की बात की जा रही है। तो ये डेजिग्नेशन जो है बेटा ये फिक्स है। समझ रहा हो मेरी बात को? अब अगर मैं बात करूं, कहने के लिए तो एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल है लेकिन इनमें से कुछ का डेजिग्नेशन फिक्स है। तो अब अगर हम अपनी बातों पे आए तो समझने की कोशिश करना। मान लो बेटा ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन यहां भी मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे भी, इलेक्ट्रॉन यहां पे भी, और इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं यहां पे भी मौजूद होगा। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करना यहां पे तरीके से। एक बात बताओ, यहां पे न्यूक्लियस की दूरी जो के में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है और जो एल में प्रेजेंट है, जो किसमें एम में प्रेजेंट है और जो किसमें प्रेजेंट है एन में, क्या एक बात बताओ, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये क्या एक बराबर है या वेरी कर रही है, बदल रही है या फिर एक बराबर है? तो आंसर क्या आएगा आपका? बोलो बोलो, तुम बताओ, खुद बताओ क्या होगा। क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। तो ये दूरी बराबर है या अलग अलग है? तो अलग है सर। ये दूरी और ये दूरी बराबर है या अलग अलग है? तो अलग अलग है मेरे भाई। समझ रहे हो? तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है। कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लो पहले शेल में हुआ तो पहला शेल न्यूक्लियस के बड़े करीब था, दूसरा थोड़ा दूर, तीसरा और दूर, चौथा और दूर, पांचवा बहुत दूर, छठा एकदम दूर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डिस्टेंस क्या करेगी इलेक्ट्रॉन की? जैसे जैसे शेल बदलेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस से दूरी भी बदलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? कहने के लिए एक एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल है लेकिन उनमें से हमने कुछ को डेजिग्नेट कर रखा है। किसने किया है सर? साइंटिस्ट ने। अब एक बात बताइए सर, जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा या दूसरे शेल में जो मौजूद होगा वो ज्यादा करीब होगा? ये तुम बताओ ना भाई। पहला वाला ज्यादा नजदीक है या दूसरा वाला या तीसरा या चौथा वाला? ऑब्वियस है सर पहला वाला। चौथा वाला ज्यादा दूर है या पहला वाले ज्यादा दूर है? तो ऑब्वियस है सर चौथा वाला ज्यादा दूर है। अब जरा गौर से यहां पे समझना, यहां पे मैंने क्या लिखा है?
डिस्कवर्ड बाय नील्स बोर। किसने डिस्कवर किया था? नील्स बोर, है ना। लिखा गया इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। मैंने कहा एक एटम के अंदर वैसे तो क्या होते हैं? इनफाइनाइट शेल है, इनफाइनाइट। उनमें से हमने कुछ को क्या कर रखा है? डेजिग्नेट कर रखा है। समझ रहा हो? जैसे कि अगर हमसे कोई बोलता है के, यानी कि मेरे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए कि वो पहले शेल की बात कर रहा है। कोई मुझसे बोलता है एल, मैं बोलूंगा दूसरे शेल की वो मुझसे बात कर रहा है। कोई बोलता है एम, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? तीसरे शेल की बात कर रहा है। कोई बोलेगा एन, तो मैं बोलूंगा चौथे शेल की वो मुझसे बात कर रहा है। कोई बोलेगा ओ, तो मैं कहूंगा पांचवें शेल की बात कर रहा है। कोई बोलेगा पी, तो मैं बोलूंगा छठे शेल की बात की जा रही है। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर मैं कहूं इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। अगली बात, इट टेल अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ऑब्वियस है, के चूंकि पहला शेल है, एल दूसरा है, एम तीसरा है, एन चौथा है, ओ पांचवा है, पी छठा है। अब न्यूक्लियस से देखोगे तो पहले शेल की दूरी थोड़ी कम, दूसरे वाले की थोड़ी ज्यादा, तीसरे वाले की और ज्यादा, चौथे वाले की और ज्यादा। हर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो दूरी के बारे में कौन बता रहा है? ये भी कौन हमें बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन बता रहा है? बोलो जल्दी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इट टेल अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। सर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो जल्दी। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। पक्की बात है? यहां तक की बात क्लियर है? अगली बात क्या लिखा है? इट टेल अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर इसका क्या मतलब है? मैंने कहा बेटा एक एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल है। क्या है? इनफाइनाइट शेल है। उनमें से हमने कुछ को डेजिग्नेट कर रखा है। जनरली ऐसा होता है, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो पूरा डिटेल बताया जाएगा आपको। वैसे मैं यहां पे आपको जानकारी के लिए बता दूं, जनरली ऐसा होता है जैसे जैसे एन बढ़ेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी। जैसे जैसे शेल बढ़ता जाता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती जाती है। तो अगर मैं बात करूं, क्या लिखा है ऊपर? इट टेल अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। इट टेल अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं, एन की वैल्यू बदल रही है या नहीं बदल रही है? अगर ये पहला है तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो एन की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 है कि नहीं है? तो अगर एन की वैल्यू बदलेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? जनरली ऐसा होता है, एन अगर बढ़ता है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगली बात अगर मैं कहूं तो इट टेल अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरे भाई मैंने तुम्हें कहा शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो शेल के बारे में कौन बताएगा तुम्हें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ रहे हो मेरी बात को? शेल के बारे में कौन बता रहा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सवाल यह है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर या उत्तर क्या होगा मेरे भाई, वो जरा गौर से देखो। तो आंसर वुड बी व्हाट, कि ये किसके बारे में बताता है? तो अगर मैं आपसे कहता हूं तो ये हमें बताता है शेल के बारे में। ये वही शेल है जिसको क्या कहा जाता है? एनर्जी लेवल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो बेटा। एनर्जी लेवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल। क्योंकि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? बढ़ेगी, है ना। अगर मैं बात करूं इसको क्या बोला जाता है? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? शेल को या फिर एनर्जी लेवल को? क्या बात समझ में आई? पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एन से। कहने के लिए तो एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ की वैल्यू डेजिग्नेट की गई है। जैसे कि पहले शेल को हमने के कहा, दूसरे को हमने एल कहा, तीसरे को हमने एम कहा, चौथे को हमने एन कहा, पांचवें को, अच्छा वो कैपिटल एन है, ठीक है, पांचवें को हमने ओ कहा, छठे को हमने पी कहा। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम आगे चलते जाएंगे एन की वैल्यू बदलती जाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलती जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से कितनी है, इसके बारे में भी कौन इंफॉर्मेशन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्की बात है। चलिए ये बातें कितनी समझ में आई हैं, इस बात को डिसाइड करने के लिए चंद सवाल आपके सामने है। लेकिन इन चंद सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं। जैसे कि सर सुनो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने सवाल आया, सवाल क्या आया? सवाल यह आया कि एक शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इन बातों को निकालने के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। कि अगर मान लीजिए बेटा एक शेल आपको दिया गया और एक शेल के अंदर पूछा गया नंबर ऑफ सबशेल। मान लो पहला शेल है तो पहले शेल के अंदर केवल एक ही सबशेल होगा।
दूसरा है तो 2 सबशेल होंगे, तीसरा है तो 3 सबशेल। मतलब n की वैल्यू 1 तो सबशेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब शेल, अगर शेल के अंदर हमसे क्या पूछा गया, 3 चीजें पूछी जाएंगी। एक पूछा जाएगा सबशेल, एक क्या पूछा जाएगा, ऑर्बिटल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, ऑर्बिटल। और एक क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे बता दीजिए। तो देखो शेल अगर मान लो n, मतलब अगर एक शेल है तो एक ही सबशेल, 2 शेल है तो 2 ही सबशेल, 3 शेल है तो 3 शेल के अंदर 3 सबशेल होते हैं, 4 शेल है तो मतलब n की वैल्यू 4 है, 4 शेल में 4 सबशेल होते हैं। एक शेल में, एक शेल बोले तो पहले शेल में कितने सबशेल होते हैं, एक। दूसरे शेल में कितने होते हैं, 2 सबशेल होते हैं। तीसरे शेल में कितने होते हैं, 3 सबशेल होते हैं। चौथे शेल में कितने होते हैं, 4 सबशेल होते हैं। तो शेल के अंदर मुझसे सबशेल पूछा गया तो सिंपल n के जगह n ही लिख दूंगा। पहले शेल में एक ही सबशेल होगा, दूसरे शेल में 2 ही सबशेल होंगे। लेकिन जब ऑर्बिटल तुमसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है दैट इज n स्क्वायर। क्या बनता है बोलो जल्दी, n स्क्वायर। क्या बनता है बोलो जल्दी, n स्क्वायर। और वहीं तुमसे क्या पूछ लिया गया, इलेक्ट्रॉन बताओ, तो क्या कह दोगे, 2n स्क्वायर। क्या कर दोगे, 2n स्क्वायर। मतलब एक शेल के अंदर कितने सबशेल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन बातों को निकालने के लिए आपके सामने फॉर्मूला है। और अब चंद सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं, उस सवाल से आपको इस बात को लेकर बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पहला सवाल यहीं से बनता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड नंबर ऑफ सबशेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल। अब देखो समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला कि एक शेल के अंदर मुझे क्या निकालना है, सबशेल निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, ऑर्बिटल निकालना है। और क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रॉन, है ना। पक्की बात है, समझो यहां पे सारे देखो, सारे देखो। अगर मैं बात करूं इस शेल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, सेकंड शेल के अंदर पूछ रहा है। किसके अंदर पूछ रहा है, सेकंड शेल के अंदर पूछ रहा है कि कितने सबशेल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको निकालने का तरीका क्या बोला कि n इज इक्वल टू जितनी वैल्यू दी गई है उतने ही सबशेल होंगे। n की वैल्यू क्या है बोलो जल्दी, n की वैल्यू क्या दे रखी है, सेकंड। तो यहां पे सबशेल कितने होंगे, दूसरे शेल में ऑब्वियस है 2 सबशेल होंगे। ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, n का स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n का स्क्वायर। मतलब n की वैल्यू कितनी है, सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे सेकंड शेल में, 4 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे बोलो बेटा, 4 ऑर्बिटल। अब यह पूछा गया कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ, सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो निकालने का तरीका 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 बोले तो 4 दूना 8। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे उसके अंदर, 8। क्या ये बात समझ में आई। शेल के अंदर सबशेल निकालना है, जो n है वही n लिख दो, सिंपल सबशेल आ गया आपका। कि पहले शेल में एक ही सबशेल पाया जाता है, दूसरे शेल में 2 सबशेल, तीसरे शेल में 3 सबशेल, चौथे शेल में 4 सबशेल। समझ रहे हो। ऑर्बिटल निकालना है, n का स्क्वायर कर दो। इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2n का स्क्वायर कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को, पक्की बात है। आगे चले, अगला क्वेश्चन करके बताओगे, आओ ये क्वेश्चन करके बताओ, फाइंड नंबर ऑफ सबशेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। फटाफट बताइए आप लोग, 1 मिनट पॉज लीजिए और फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए, इसको खुद करके बताइए। n स्क्वायर 2n स्क्वायर, n स्क्वायर 2n स्क्वायर, सिंपल लॉजिक है। फटाफट से बताओ, फटाफट फटाफट इसको बताएंगे आप लोग। यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, कि अगर आपको क्या दिया गया, शेल दिया गया, इस शेल के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, सबशेल, और क्या पूछा गया है आपसे, ऑर्बिटल, और क्या पूछा गया है आपसे, इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात को, पक्की बात है। आपको पता है कि n की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। मतलब तीसरे शेल में कितने सबशेल, ऑब्वियस है 3 सबशेल होंगे। ऑर्बिटल निकालने के लिए n स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे बोलो बेटा, 9 ऑर्बिटल होंगे। कितने होंगे बोलो जल्दी, 9 ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा गया तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2 बोले तो ये कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बोलो जल्दी, 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। पक्की बात है, ये बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल देता हूं, अगला सवाल करके बताइए। अगला सवाल मेरे भाई, सवाल ये है कि फाइंड नंबर ऑफ सबशेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल। बताइए फटाफट, फटाफट स्क्रीन का पॉज लीजिए और फटाफट से इसे सॉल्व करके बताइए कि शेल के अंदर सबशेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल हमसे पूछा जा रहा है। बताओ, करें पक्का, जरा गौर से देखो बेटा। हमसे क्या कहा गया कि एक शेल के अंदर मुझे क्या पता करना है, सबशेल पता करना है, और क्या पता करना है, ऑर्बिटल पता करना है,
और क्या पता करना है, इलेक्ट्रॉन पता करना है ना। और n इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दी गई है, 4, है ना। तो यहां पे सबशेल निकालने के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, n की जो वैल्यू है वही बन जाएगी कि 4th शेल में 4 सबशेल होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। लेकिन ऑर्बिटल कितने होंगे, तो n स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर बोले तो 16 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, 16 ऑर्बिटल होंगे। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है डेट इज 2n स्क्वायर बोले तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी आई है, n स्क्वायर की, बोलो बोलो कितनी आई है, 16। तो यहां पे 2 इंटू 16 कर दिया, कितना आ गया, 32 आ गया। तो क्या आज के बाद जब ऐसे सवाल आएंगे कि इस शेल के अंदर इतने सबशेल बताओ, कितने सबशेल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करके दीजिए, तो क्या आप आसानी रूप से कर लेंगे, पक्की बात है। चले आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एग्जिस्ट इन कंप्लीटली फिल्ड n इज इक्वल टू 5 एनर्जी लेवल। मेरे भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, उसने आपसे क्या बोला, 5th एनर्जी लेवल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। 5th एनर्जी लेवल बोले तो ये किसकी बात कर रहा है, शेल की। अरे बोलो ना यार, 5th शेल, अरे शेल या एनर्जी लेवल बात बरोबर है या नहीं है, ये मुझे बताओ। तो 5th शेल के अंदर ये क्या जानना चाहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना चाहता है। अब आपको पता है कि शेल के अंदर मुझे क्या निकालना है, मान लो ऑर्बिटल निकालना था, क्या निकालना था बोलो जल्दी, ऑर्बिटल। मैं क्या करता था, n का स्क्वायर। और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2n का स्क्वायर। अरे बोलो ना यार, पक्की बात है। अब अगर n की वैल्यू उसने कितनी दे दी मुझे, 5, तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा, 25 हो जाता है। अरे हाँ ना बोलो यार, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 हो गया। अब मुझसे वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या बोल रहा है बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन बताओ। अब इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, एक शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूंगा, 2n स्क्वायर। n की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 5 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब कितना हो गया, ये 50 इलेक्ट्रॉन। कितने पाए जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या है, 18, 32, 50, 64। आंसर वुड बी व्हाट, 50। क्या मेरी बात समझ में आई। अगेन सवाल को देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला पार्ट तो ये है कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can exist in completely filled n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को। उसी शेल को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो उसने क्या बोला, n इज इक्वल टू 5th एनर्जी लेवल। 5th एनर्जी लेवल मतलब 5वें शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। अब एक शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल निकालना है तो भी मुझे पता है कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है तो भी मुझे पता है, नंबर ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मैंने क्या किया, 2n का स्क्वायर। पक्की बात है। अब 2n का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50। क्या बात समझ में आई या नहीं है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रॉपर एनर्जी के साथ बेटा, एकदम मन लगा के सीखिए, आसानी से आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा क्वांटम नंबर। सर क्वांटम नंबर क्या है, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जो इलेक्ट्रॉन के घर के बारे में पता बताता है। क्या ये बात क्लियर है। सर कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजीम्यूथल और स्पिन। सर इनमें से स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से कौन कौन सा ऑब्टेन हुआ है, तो प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक को हमने कहां से ऑब्टेन किया है, बोलो जल्दी, बोलो बोलो, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं हुआ है, तो वो कौन सा है बेटा, अपना स्पिन क्वांटम नंबर। क्या इतनी बात समझ में आई। एक एटम के लिए एक एटम में कहने के लिए इनफाइनाइट शेल होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ का डेजिग्नेशन फिक्स है। जैसे कि पहले शेल को हमने कहा K, दूसरे शेल को हमने कहा L, तीसरे को हमने क्या कहा N, चौथे को हमने क्या कहा O, ठीक है, सॉरी, तीसरे को हमने M, चौथे को हमने क्या कहा N, पांचवे को हमने क्या कहा O, छठे को हमने क्या कहा P। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। तो यहां पे ये क्या है, डेजिग्नेशन है केवल, समझ रहे हो। आगे डिस्कवरी और होगी तो और बातें पता चलेंगी। कौन देगा सर, साइंटिस्ट देंगे। परमिसिबल वैल्यू कितनी होगी, 1 to इनफाइनाइट होगी, समझ रहे हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, साइज ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय। आपको पता है मैंने बोला कि पहले शेल वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला। तो आपने कहा सर चौथे वाला, यानी कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये कौन बताएगा हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन बताएगा, बोलो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ रहे हो मेरी बात को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे ट्रेन की लेंथ के बारे में कौन बताएगा यार,
ट्रेन की लेंथ के बारे में, ट्रेन कितनी लंबी है वही बताएगी कि हाँ लंबी है छोटी है, समझ रहे हो मेरी बात को। इंसान बड़ा या उसकी आंखें बड़ी, सिंपल सी बात है, इंसान बड़ा, उसकी हाइट डिसाइड करेगी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन क्या है, साइज ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखोगे क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर वर्ड चेंज कर देता, कहता शेप ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय, तो क्वांटम नंबर बदल जाता, तो क्या होता, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। वो बोलता और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय, तो आंसर फिर बदल जाता, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। खैर उन बातों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमने क्या कहा, साइज ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, साइज ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या ये बात सबको क्लियर है, पक्की बात है? चले आगे देख लीजिए। अगली बात आती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैंने कहा ट्रेन के अंदर कोचेस हैं, कोचेस के अंदर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के अंदर सीट है ना, वैसे ही शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। शेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता था दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं बात करूं सबशेल के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो अगला जो क्वांटम नंबर आता है दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसको डिस्कवर किसने किया, सोमरफेल्ड ने। किसने डिस्कवर किया, सोमरफेल्ड ने। सुनना है, इग्नोर मार देना है। सबसे पहली चीज, सोमरफेल्ड ने इसको डिस्कवर किया था। इसे और क्या कहा जाता है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो मेरे भाई कभी भी तुमसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर अगर कभी भी बोले तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला कंसेप्ट क्या आना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। अच्छा एक चीज सोच के बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते थे, तो ऑब्वियस है सर इसको भी किसी ना किसी से डिनोट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं बेटा। तो सर इसको किससे करते हैं, तो इसको करते हैं एल से। किससे करते हैं, स्मॉल एल से। किससे करते हैं, बोलो बेटा, स्मॉल एल से। तो सर यानी कि अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एल से, और आप कह रहे हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसकी इंफॉर्मेशन देगा, सबशेल। यानी कि आप एक बात और कह रहे हो कि सेल के अंदर सबशेल पाया जाता है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। तो ऑब्वियस है कभी भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्यादा नहीं आएगी। अरे ऑब्वियस है यार, ट्रेन का कोच कभी ट्रेन से ज्यादा बड़ा थोड़ी हो जाएगा। पूरे ट्रेन की लेंथ बड़ी होगी या ट्रेन के कोच की लेंथ बड़ी होगी, तो सर ऑब्वियस है कि ट्रेन की लेंथ बड़ी होगी, ट्रेन के कोच की लेंथ नहीं बड़ी होगी। अगेन मैं बात कर रहा हूं, इंसान का नाक जो है वो इंसान के शरीर से ज्यादा बड़ा होगा या इंसान का शरीर इंसान के नाक से ज्यादा बड़ा होगा? ऑब्वियस है सर, इंसान के शरीर के अंदर नाक आ रहा है तो ऑब्वियस है नाक क्या होगा, छोटा होगा, है ना। इंसान की आंखें जो है वो इंसान के शरीर से बड़ी होंगी या फिर इंसान का शरीर इंसान की आंख से बड़ा होगा? ऑब्वियस है सर, नंबर में दो जरूर है, शरीर एक ही है, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा कौन है बोलो बेटा, इंसान का शरीर बड़ा है। तो अगर मैं बात करूं कि सेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन दे रहा है, सबशेल के बारे में कौन दे रहा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या l की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी? तो सर n की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि n किसके बारे में बता रहा है, बोलो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगेन बोलो बोलो सारे बोलो, फटाफट, सुनाई नहीं दे रहे, फटाफट बोलो। n किसके बारे में, किसके बारे में बोलो जल्दी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा बड़ी कौन आएगी, कौन बड़ा होगा? ऑब्वियस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ रहे हो? तो अगर मैं बात करूं, इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू n-1, मतलब कि n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम ही होगी, इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, 0 से शुरू होगा और n-1 तक जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, पक्की बात है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये पहला शेल, ये क्या है दूसरा शेल, ये क्या है तीसरा शेल। पहले शेल में कितने सब शेल पाए जाएंगे, एक ही पाया जाएगा। दूसरे शेल में कितने पाए जाएंगे, 2। तीसरे में कितने पाए जाएंगे, बोलो बेटा, 3 पाए जाएंगे। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे पक्की बात है, पक्का। तो अब जरा गौर से समझना, मैंने क्या कहा, वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू n-1, 0 टू n-1। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जरा गौर से समझने की कोशिश करो यहां पे तरीके से कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा
ट्रेन से बड़ा कभी उसका डब्बा नहीं हो सकता, इंसान के शरीर से बड़ा उसकी आंखें नहीं हो सकती, वैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बड़ा कभी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये 0 से n-1, n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1, -1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कमी है, यानी कि n की वैल्यू l के कंपैरिजन में हमेशा 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 ज्यादा आएगी। n की वैल्यू l के कंपैरिजन में हमेशा 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 ज्यादा आएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा ज्यादा होगा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा ज्यादा होगा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? सब शेल के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल को बताता था, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर सब एनर्जी लेवल को बताएगा। क्या बात जा रही है इधर? अरे बोलो ना यार भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में, अज़ीमुथल सब शेल के बारे में। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में, अज़ीमुथल सब एनर्जी लेवल के बारे में। तो रिप्रेजेंट किसे करेगा बोलो बेटा? ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? सब शेल या फिर सब एनर्जी लेवल। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो 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 बोलो, सारे बोलो। अरे आना बोलो। n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा आएगी मेरे भाई, दिमाग में फिट कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा ज्यादा होगा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से। उसकी वैल्यू 1 to इनफाइनाइट थी, इसकी वैल्यू 0 to n-1 होती है। अगेन रुको, सुनो, कंपैरिजन एक साथ में करते हुए चल रहा हूं। देखो यहां पे मैंने कहा मेरे भाई, क्या कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल, अज़ीमुथल सब शेल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, अज़ीमुथल सब एनर्जी लेवल, उसकी वैल्यू 1 to इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 to n-1। प्रिंसिपल और अज़ीमुथल में कौन बड़ा कौन ज्यादा? तो हमेशा n की वैल्यू l से ग्रेटर आएगी, बराबर भी नहीं आ सकती माई बाप, क्योंकि 0 to n-1 है। n बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम में से एक घटाओगे तब आपको अज़ीमुथल की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल किसके बारे में? शेल के बारे में, तो अज़ीमुथल किसके बारे में? सब शेल के बारे में। एकदम बढ़िया तरीके से बेटा तुम्हारे दिमाग में फिट करना है, 5 बार 6 बार बातों को बोल बोल के समझ समझ के हमें समझना है ना, ताकि यहां बैठे बैठे सुनते सुनते सारी चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाएं। यकीन मानिए दोस्त, एकदम मक्खन की तरह में समझ में आए चीजें। क्वांटम नंबर कितने तरह के? 4। कौन कौन से? प्रिंसिपल, अज़ीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बात समझ में आई? पक्का? पक्की बात है, मान लो, तुम पे विश्वास कर लूं मैं, आगे चलूं? चलिए आगे चलते हैं। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, सुनो जरा गौर से। अगर मैं कहता हूं एक शेल है, मान लो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सबसे करीब में कौन है? एक शेल है। पहला शेल, पहले शेल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? कि दूसरे, तीसरे, ऐसे ही करते आते चले जाएंगे। दूसरा, दूसरे के अंदर कितने सब शेल होंगे? 2। तीसरे के अंदर कितने होंगे? 3। चौथे के अंदर ऐसे ही कितने होंगे? 4। मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे सब शेल का भी नंबर बढ़ता जाएगा। पहले शेल में कितने सब शेल? 1। दूसरे शेल में कितने सब शेल? 2। तीसरे शेल में 3। चौथे शेल में 4। पांचवें शेल में 5 सब शेल। छठे शेल में 6 सब शेल। समझ रहे हो मेरी बात को? मगर मैंने कहा ट्रेन नंबर 1 जो है वो बहुत छोटा है, ट्रेन नंबर 1 जो है वो बहुत छोटा है, समझने की कोशिश करना। ट्रेन नंबर 1 जो है वो बहुत छोटा है, तो ऑब्वियस है छोटा है, मतलब उसके अंदर कम कोचेस होंगे। दूसरा वाला पहले के कंपैरिजन में बड़ा है, मतलब ऑब्वियस है उसके अंदर 2 कोचेस हैं, मतलब या फिर ये कह सकते हैं कि उसके अंदर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कोचेस होंगे। समझ में आई मेरी बात? चलिए अब अगर हम आगे चले बेटा, तो समझने की कोशिश करना कि जो सब शेल होते हैं ये कौन होते हैं। KLMNOP को तो आपने क्या कह दिया? शेल कह दिया। SPDF को आप क्या कहना चाहते हो? तो ये जो SPDF है बेटा, ये सब शेल होता है। क्या होता है? सब शेल होता है, जिसमें S का मतलब क्या है? शार्प। S का मतलब क्या होता है? शार्प। P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। D का मतलब डिफ्यूज्ड। F का मतलब फंडामेंटल। G का मतलब जनरलाइज्ड। H के बारे में अभी बात नहीं की गई है। सर ये नाम कौन देता है? साइंटिस्ट। अगेन साइंटिस्ट नाम देते हैं। तो सर H का क्या होगा? आगे साइंटिस्ट बताएंगे तो वो मानेंगे। अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो S P D F G H ये क्या है सर?
सब शेल है। KLMNOP क्या है सर? शेल है। समझ रहे हो मेरी बात को? S का मतलब क्या है सर? शार्प। P का मतलब क्या है सर? प्रिंसिपल। D का मतलब क्या है सर? डिफ्यूज। F का मतलब क्या है सर? फंडामेंटल। G का मतलब क्या है सर? जनरलाइज्ड। H के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर मैं बात करूं सर ये स्मॉल l क्या बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। वैल्यू कहां से कहां रेंज करेगी? मैंने बोला ना 0 2 कहां से कहां तक? n-1। कहां? n-1। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर मैं पहले शेल में सबसे पहले न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है? पहला शेल। पहले शेल में कितने सब शेल? एक। कौन पाया जाएगा? बोलो बोलो कौन पाया जाएगा? s। दूसरे में दो, s और p दोनों पाए जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर मैं n-1 के लिए इसकी वैल्यू लिखूं तो s के लिए कितनी वैल्यू आएगी? 0 आती है। कितनी आती है बोलो बेटा? 0। वहीं अगर बात करें सर p के लिए कितनी आएगी तो p के लिए कितना आएगा? बोलो बोलो सारे बोलो कितना आ जाएगा? 1। d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, h के लिए 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? मतलब s के लिए l की वैल्यू, s सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। d सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी है? बोलो 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 2। f सबशेल के लिए l की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 3। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो l की वैल्यू है, ये कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती, n के बराबर नहीं हो सकती, हमेशा 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 n से छोटी होगा। यानी कि n की वैल्यू विल ऑलवेज ग्रेटर देन l की वैल्यू। समझ रहे हो मेरी बात को? हमेशा अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो। n की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, वो l से हमेशा ज्यादा होती है। बराबर नहीं हो सकती, छोटी तो हो ही नहीं सकती है। हमेशा जब भी होगी, जहां भी होगी, जैसे भी होगी, वो क्या क्या होगी? हमेशा l के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए अगर मान लीजिए जैसे कि हमने कहा कि शेल था, शेल के अंदर हम क्या निकाल रहे थे? सब शेल। उसके अंदर हम क्या निकाल रहे थे? ऑर्बिटल। उसके अंदर हम क्या निकाल रहे थे? बोलो बोलो इलेक्ट्रॉन। वैसे ही सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमसे पूछते। समझ रहे हो मेरी बात को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछते। समझ रहे हो? तो कैसे निकालेंगे समझो। हालांकि अगर मैं तुमसे बात करूं, हालांकि समझने की कोशिश करना कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक होता है। कितना होता है बेटा? बोलो जल्दी। एक होता है। पी के अंदर कितना होता है? 3 होता है। सर ये कैसे अपने मन से आप लिखे जा रहे हो? तो इसके लिए एक तरीका है। तरीका क्या है? 2l+1। क्या होता है बोलो बेटा? 2l+1। क्या होता है बोलो जल्दी? 2l+1। क्या होता है बोलो बोलो? 2l+1। अब l की वैल्यू s के लिए कितनी है? 0। तो ऑर्बिटल कितना आ जाएगा? 1। अगर l की वैल्यू कितनी हो गई p के लिए? बोलो जल्दी कितनी हो गई? 1। तो 2 × 1 कितना हो गया? 1। 2 × 1 कितना हो गया? 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर l की वैल्यू d के लिए कितनी है? बोलो जल्दी 2। अब यहां पे सेट करो तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 और +1 कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे जरा गौर से देखना, f के लिए l की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 × 2 6 और +1 कितना हो जाएगा? 7। अगर g के लिए बात किया जाए तो 4 2 8 8 +1 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी 9। अगर h के लिए बात किया जाए तो 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। समझ रहे हो? तो 1 3 5 7 9 11। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है एपी बनता हुआ नजर आ रहा है? तो देखो ना यार, सिंपल सी तो बात है कि s के अंदर कितने, s सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 1। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 3। d सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 5। f सबशेल में कितने? 7। g के अंदर 9। h के अंदर 11। और एक साइंटिस्ट था जो ये कह के चला गया कि एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अगर यहां ऑर्बिटल का नंबर 1 है तो यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? अगर 1 रुपए में 2 टॉफी, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कैसी बातें कर रहे हो? 1 रुपए में 2 टॉफी, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात समझो कि अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, तो p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 6। d के अंदर अगर मैं बात करूं कितने ऑर्बिटल हैं? 5। तो अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो d के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 10। f के अंदर कितने पाए जाएंगे? f के अंदर ऑर्बिटल बताओ 7। 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 7 रुपए में कितनी टॉफी? 14 टॉफी, है ना? तो 14 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? पक्की बात है। आगे अगर मैं बात करूं कि यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ g के अंदर, तो g के अंदर 9 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 रुपए में मैक्सिमम 2 टॉफी, तो 9 रुपए में कितनी टॉफी? 18 टॉफी।
है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं 22, ऐसे ही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है, कैसे निकाल सकते हैं आप कर सकते हैं 2 इंटू 2l+1, है ना। या फिर इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं 4l+2, क्या लिख सकते हैं 4l+2। फॉर एग्जाम्पल l की वैल्यू p के लिए कितनी थी 1, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर आपको शेल के अंदर सब शेल निकालना है, ऑर्बिटल निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है n², किसके लिए ऑर्बिटल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए 2n²। एक सबशेल के अंदर आपको ऑर्बिटल निकालना है या फिर एक सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको फॉर्मूला क्या, ये दोनों एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए। समझ रहे हो। मतलब कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है किसके अंदर, सबशेल के अंदर, 2l+1। अगर आपसे बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ तो 4l+2। क्या मेरी बात समझ में आई। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, शेल के अंदर ऑर्बिटल कैसे निकालोगे, ऑर्बिटल बोले तो n², इलेक्ट्रॉन बोले तो 2n²। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कैसे निकालोगे, बोलो बोलो कैसे निकालोगे 2l+1। और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालोगे 4l+2, 4 इंटू l+2। क्या मेरी बात समझ में आई, पक्की बात है। और l की वैल्यू आपके सामने ये लिखी हुई है। अब ये बात कितनी गहराई तक पहुंची है, इस बात का फैसला चंद सवाल करेंगे, वो सवाल हम करते हैं। आइए पक्का, पहले 1 मिनट देख लो पॉज करके यहां पे फटाफट से। चलिए आगे चले। देखिए सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा सबशेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सुनो कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इसके लिए क्या, मैंने कहा n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा आएगी। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा ही होगी, n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होगी। अगर ये कंडीशन इनमें से जो सेटिस्फाई कर देगा वो एग्जिस्ट करेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। n की वैल्यू कभी l के बराबर नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी l से छोटी नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया, पक्की बात है। तो अब जरा गौर से यहां पे देखना बेटा, यहां पे सबसे पहला सवाल देखो, देखो सारे देखो, यहां 2f है। अब 2f के लिए n की वैल्यू, सर n की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, अरे जो नंबर लिखा है ना चाचा यही बस लिख दो। ये n की वैल्यू यहां पे कितनी है 2, कितनी है 2, देखो इसको देखो, इसको देखो, घूर के देखो कितना है 2, समझ रहे हो। तो n की वैल्यू हो गई 2। अब तुमको पता है मैंने अभी जस्ट बताया S P D F G H सबशेल के लिए l की वैल्यू, इसके लिए 0, इसके लिए कितना 1, इसके लिए कितना 2, इसके लिए कितना 3, इसके लिए कितना 4, इसके लिए कितना 5। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। अब जरा गौर से सुनो, l की वैल्यू f के लिए कितनी आएगी, l की वैल्यू f के लिए कितनी आएगी, तो f के लिए कितनी लिखी हुई है 3। अब बताओ 2 बड़ा या 3, अरे सिंपल सी बात है यार, इतना इजी तरीके से बोल रहा हूं, 2 बड़ा या 3, सर ऑब्वियस है 3 बड़ा है, यानी कि ये कहना क्या चाहता है l की वैल्यू इज ग्रेटर देन n। चल हट, कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करेगा साहब, 2f नहीं एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू देखो बेटा कितनी दे रखी है 3, f के लिए अगेन l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो f के लिए कितनी हो जाएगी, अरे f के लिए कितनी होगी यार, l की वैल्यू 3 होगी। मतलब ये कहना चाहता है n इज इक्वल टू l, भाग्य से कभी नहीं हो सकती, n की वैल्यू l से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी तभी वो एग्जिस्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई। तो यहां पे ये भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अगला दिया हुआ है 1d, n की वैल्यू क्या दिया गया है 1, l की वैल्यू d के लिए बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो सारे बोलो 2, यानी कि ये भी क्या कहना चाहता है l इज ग्रेटर देन n, और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, n की वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पे क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। चल हट, आंसर वुड बी व्हाट, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई। चले आगे चले, पक्की बात है। चलिए बेटा एकदम एनर्जी में, एकदम मस्त जोरदार तरीके से पढ़ना है। अगला सवाल आपके लिए एकदम सेम टू सेम डिट्टो रखा है ताकि आप सीख पाओ। अपन 10 सवाल नहीं, 10 सवाल इसलिए कराए जा रहे हैं सेम टाइप के ताकि आपको समझ आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। और आज के बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तुम्हारे लिए यूं चुटकियों का खेलो। लाओ सवाल करके बताता हूं मैं डायरेक्ट, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन सवाल वही पूछा जा रहा है मेरे भाई सवाल वही पूछा जा रहा है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि इनमें से आखिर कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो अगेन आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट का पॉज लीजिए, तब तक मैं पानी ले लेता हूं, है ना, फटाफट फटाफट। चलिए, होप सो कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, है ना। चलिए तो मैं अब सॉल्व करता हूं। बेटा एन की वैल्यू, अगेन पहले मैं एसपीडीएफ के लिए एल की वैल्यू लिख देता हूं, एसपीडीएफजीएच, है ना। एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 स्वाहा, है ना, दे दिया गया। अब एन की वैल्यू यहां पे कितनी है 3, यहां पे भी लिख लो एन की वैल्यू इसके लिए कितनी दे रखी है 4, इसके लिए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 5, है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये हमसे ये पूछा जा रहा है एल की वैल्यू। अब देखो एल की वैल्यू यहां एफ के लिए और पी के लिए लिखना है, तो एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 3, एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 3, और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1। अब अगर कंडीशन देखोगे आप, सॉरी 1 मिनट, अगर आप कंडीशन देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, n इज इक्वल टू एल, जो कि हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। n की वैल्यू इज ग्रेटर देन l, हां जी ये होगा, क्योंकि n की वैल्यू l से बड़ी होनी चाहिए, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट में अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया है, ए, है ना। अगर मैं बात करूं कि ये बोल रहा है n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 1, अगेन n इज ग्रेटर देन l, यानी ये भी एग्जिस्ट करेगा। यानी एग्जिस्ट कौन नहीं करेगा, तो पहला वाला 3f एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, पक्की बात है बोलो। यानी कि b और c तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो 3f है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पक्की बात है। चलें आगे चलें, अगला सवाल करके बताओगे, पक्का। तो तुम्हारे फेफड़े तक ये ज्ञान की बातें कितनी गहराई तक पहुंची हुई हैं, इस बात का फैसला चंद सवाल करेंगे। तो चलिए और सवाल करते हैं। यहां पे देखिए आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल। अगेन सवाल में कोई बदलाव नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है, बिल्कुल उद्देश्य आज भी अभी भी सवाल का यही है, और मेरा ये है कि बच्चा सीखना चाहिए, बच्चे से क्वेश्चन होना चाहिए, बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए, इसीलिए इस सवाल को फटाफट पेन कॉपी उठा के अटेम्प्ट करना चालू कर दो। देखो सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब डज नॉट एग्जिस्ट की बात कर रहा है, यानी कि ए बी सी डी। अब देखो यहां पे पहले अगेन वही एल की वैल्यू लिख लो, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए, जी के लिए, एच के लिए। बोलो भैया, यहां पे एल की वैल्यू 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो मेरे भाई, पक्की बात है ना। मैं बार बार सेम टाइप के सवाल इसलिए ला रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट एकदम घुस जाए, फेफड़े के अंदर वो कंसेप्ट बैठना चाहिए, है ना। फटाफट से देखो, एन की वैल्यू यहां पे कितनी है 3, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 2। अब मेरे भाई पी एफ जी डी, पी के लिए एल की वैल्यू बोल बेटा कितनी होती है, तो एल की वैल्यू है 1। एफ के लिए बोल बेटा कितनी है, तो एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है, बोल बेटा 3। अगर मैं बात करूं जी के लिए कितनी है, तो एल की वैल्यू है 4, और यहां डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, तो यहां पे है 2। यानी कि ये कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि n इज इक्वल टू एल। चलाट, आंसर कभी नहीं हो सकता। अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट पूछ रहा है ना, अरे यही होना चाहिए। अगले में क्या बोल रहा है, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन l, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। यहां पे क्या बोल रहा है, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन l, ये भी एग्जिस्ट करेगा। n की वैल्यू इज ग्रेटर देन l, ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट मुझसे पूछा गया था मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी स्वाहा। क्या मेरी बात समझ में आई, पक्की बात है। चलिए अगला सवाल करके बताइए फिर, Which of the following subshell does not exist? अगेन अगला सवाल बताएंगे मुझे कि which of the following subshell does not exist, आपको ये बताना है, फटाफट से बताइए, फटाफट मेरे भाई पेन कॉपी लेके एकदम पेजे फाड़ दो, है ना, लेकिन सवाल का उत्तर दो, इंपॉर्टेंट वही है। अगेन एस पी डी एफ जी एच के लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब तो एकदम यार दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए, मतलब एकदम मस्त तरीके से एकदम बैठ जाना चाहिए ये बातें। और तुम्हें क्या कंडीशन पता है, एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा एजीमुथल क्वांटम नंबर से बड़ी होगी। एक में 1 to इनफाइनाइट परमिसिबल वैल्यू होती है, दूसरे में 0 to n-1 होती है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो जल्दी। चलो अगला सवाल देखो, n की वैल्यू बेटा जी 4, n की वैल्यू बेटा जी 4, n की वैल्यू बेटा जी 3, और l की वैल्यू अब लिखते हैं, तो f के लिए l की वैल्यू होती है 3,
जी के लिए एल की वैल्यू होती है बोलो बोलो 4, और डी के लिए क्या होता है बोलो बोलो, डी के लिए क्या होता है एल की वैल्यू बोलो बोलो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि n इज ग्रेटर देन क्या है l, यहां पे n इज इक्वल टू क्या है l, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा अभी के लिए, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन l है, यानी कि ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो द करेक्ट आंसर वुड बी डज नॉट एग्जिस्ट, हमसे अगेन पूछा गया है, तो आंसर वुड बी व्हाट 4G एग्जिस्ट नहीं करता, 4G एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बातें कर रहे हो सर, हमारे जमाने में जिसके थ्रू आप पढ़ा रहे हो 4G तो एग्जिस्ट करता है। बेटा वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है, ये जीवन की केमिस्ट्री है ना, ये केमिस्ट्री है, ठीक है, और वो कुछ और हिस्ट्री है। चलिए खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। अगला सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल किससे निकालोगे? अभी मैंने तुम्हें बोला कि शेल के अंदर सबशेल निकालना है n, अगर शेल के अंदर क्या निकालना है ऑर्बिटल n का स्क्वायर, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना है 2n का स्क्वायर। वहीं अगर अब तुम्हें सवाल बदल दिया गया, उसने बोला सबशेल के अंदर ऑर्बिटल बताइए और सबशेल के अंदर क्या बताइए इलेक्ट्रॉन बताइए। अब बताइए कैसे बताएंगे? तो मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला, ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, यहां क्या पूछ रहा है, अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ऑर्बिटल निकालने के लिए मैंने क्या बोला 2l+1, क्या बोला बोलो जल्दी 2l+1, क्या बोला था 2l+1, है ना। ये किसको कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्बिटल को कैलकुलेट करने के लिए। अगर तुमसे ये पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, अब कैसे बताओगे मेरे भाई? तो इलेक्ट्रॉन को बताने का क्या तरीका हुआ करता था, बोलो बोलो सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो, क्या होगा बोलो बोलो 2 × 2l+1, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4l+2। कैसे लिखा जा सकता है 4l+2, 2 × 2 4 एंड 2 × समझ रहे हो। तो अगर ओवरऑल करोगे तो 4l+2 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां पे सवाल हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल। इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? तो सुनो बेटा, यहां पे ये जो है 2l+1, 2l+1 किसके लिए है ऑर्बिटल के लिए, तो इसे तो हम यूज कर ही नहीं सकते। ये देखो इसने क्या खेला, क्या खेला है, इसने 4 × 2l+1 कर दिया है, जो कि सही नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा 2 × 2l+1, द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट सी स्वाहा। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्की बात है, आगे 2 सवाल करके बताओगे पक्का, सोच लो। चलो अगला सवाल है शेप ऑफ ऑर्बिटल। मेरे भाई मैंने तुम्हें बोला था साइज ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय, बोलो 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 बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये तीनों क्वांटम नंबर कहां से आए हैं? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से। और कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं किया जाता? दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा बोलो बोलो, स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं किया जाता। तो यहां पे क्या बोला गया है, शेप ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? वहीं अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल बोलता तो आपको आंसर क्या जाता? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बोल दे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या मेरी बात याद रखोगे? इस दुनिया में इस केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर हमने जो पढ़ा वो कितने तरह का? 4, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक है, प्रिंसिपल किसके बारे में? शेल के बारे में। एजीम्यूथल किसके बारे में? सबशेल के बारे में। अगर वहीं पे बोले शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, 3 सवाल बना सकता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, जिसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, जिसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई, पक्की बात है। अच्छा आगे चल के ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ रहा हो मेरी बात को? इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों में से कौन सा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से आया है? प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक। कौन सा नहीं आया है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई यार? पक्की बात है, बोलो पक्की बात है। यहां तक की बात एकदम दिमाग में घुस गई है या नहीं घुस गई है? चलिए तो और मजे से हम आगे की चीजें करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, using SPDF notation describe the orbitals with the following quantum number n is equal to 4, l is equal to 3। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कर जाओगे यार, बहुत आसान है। मतलब करके बताओ यार, मैं नहीं करूंगा इसको करके बताओ फटाफट फटाफट से बेटा जी, फटाफट। देखो n की वैल्यू क्या बोल रहा है? 4, l की वैल्यू क्या बोल रहा है? 3। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना? पक्की बात है, पक्का यही बोल रहा है ना।
एल की वैल्यू 3 किसके लिए होता है? तो सर एगो एस होता है, एगो पी होता है, एगो डी होता है, एगो एफ होता है, एगो जी होता है, एगो एच होता है। एल की वैल्यू यहाँ 0 होती है, यहाँ 1 होती है, यहाँ 2 होती है, यहाँ 3 होती है, यहाँ 4 होती है, यहाँ 5 होती है। एफ के लिए एल की वैल्यू 0 आती है और एन की वैल्यू हमें 4 दे रखा है। तो एन क्या है? 4। एल की वैल्यू 3 किसके लिए मेरे भाई? एफ के लिए। यानी ये किसकी बात कर रहा है? 4F की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 4F की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बोलो बेटा, बोलो बोलो, अरे सारे बोलो यार, सबको कसम है, फटाफट बोलो कि ये किसकी बात कर रहा है? 4F की। तो ये बोल रहा है यूजिंग द SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर दैट इज n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 3। l की वैल्यू 3 किसके लिए होगी? f के लिए होगी। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4F। क्या बात समझ में आई? अब अगर मान लो इनके लिए बनाना हो उसको सवाल, तो वो कैसे बनाएगा? तो वो सुनो जरा गौर से, बड़ा मजा आने वाला है। देखो यहाँ पे मजे से सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो यार, फटाफट से बता देना एक बारी, ठीक है? फटाफट कमेंट बॉक्स में मैं जरूर पढ़ूंगा सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, मस्त तरीके से। खैर यहां पे आओ, यहां पे अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 4, s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू 4 है, s के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर सवाल में ये लिख देता n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, अब बताओ कौन सा आंसर जाएगा? तो आंसर क्या जाता बेटा? 4s जाता। अरे हाँ ना बोले यार, पक्की बात है। यहां पे देखो n की वैल्यू कितनी है? 5। p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाती? 1। अगर यही सवाल में ये पटक देता कि n की वैल्यू मैं तो लूंगा 5 और l की वैल्यू मैं तो लूंगा 1, अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर जाएगा? तुम कह देते सीधा क्या जाएगा? b वाला आंसर जाएगा। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? बोलो जल्दी। इसके लिए देखो यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 4। और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? बोल बेटा कितनी होती है d के लिए l की वैल्यू? d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। यानी अगर मुझे n की वैल्यू 4 देता, l की वैल्यू 2 देता, तो मैं कहता क्या? आंसर क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्की बात है। आगे चले, n की वैल्यू l से हमेशा, बोलो बोलो क्या होगी? बोलो बोलो, बड़ी होगी। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। What is the maximum number of electron that may be present in all the atomic orbital with n is equal to 3, l is equal to 1? अब ये दिया हुआ है, अब ये सवाल करके बताओ। एक मिनट में हट जाता हूं किनारे, अब फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ। पक्का? करो 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 करो, सारे करो, सारे करो फटाफट। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखो यहां पे n की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 3। l की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 1। पक्की बात है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया? l की वैल्यू 1 का मतलब हो गया 3p के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? 3p के बारे में। अब सवाल ये पूछ रहा है, अब p के अंदर आप मुझे बताइए, अब p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? ये बात मुझे निकालनी है। p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल? फॉर्मूला मैंने बोला था 2l+1। l के लिए p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1 होती थी या नहीं होती थी? अरे यार s p d f g h, इसके लिए l की वैल्यू कितनी? 0। इसके लिए कितनी? 1। इसके लिए 2। इसके लिए 3। इसके लिए 4। इसके लिए 5। तो एक बात मुझे बताओ, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती थी? 1। तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा ये? बोलो बोलो। ऑर्बिटल कितने आ गए? 3। मतलब 3p के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3। और एक साइंटिस्ट जो कह के तो चला गया, क्या एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है? तो 1 रुपए में अगर 2 टॉफी है तो 3 रुपए में कितनी टॉफी होगी? 6 टॉफी होगी। और एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर चाहे तो आप फॉर्मूले से, दूसरा फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले क्या है वो सुन लीजिए। 4l+2। l के लिए p की वैल्यू कितनी है? बोलो जल्दी। l के लिए p के लिए l की वैल्यू कितनी है? बोलो बोलो कितनी है? 1। 4 × 1 कितना हो जाएगा? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। लेकिन मैं अगर कहूं कि s के अंदर 1 ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, d के अंदर 5 ऑर्बिटल, f के अंदर 7 ऑर्बिटल, क्या दिक्कत क्या है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहां पे फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यह है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल सब्सिडरी क्वांटम नंबर? मेरे भाई सब्सिडरी बोले, सेकेंडरी बोले, या एंगुलर क्वांटम नंबर बोले, या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोले, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि तुम सब एक हो, तुम सब एक हो, बस तुम्हारे नाम अलग अलग है। वो एंगुलर बोलेगा,
वो सब्सिडरी बोलेगा, वो सेकेंडरी बोलेगा, वो एजीम्यूथल बोलेगा। तुम कहना तुम सब एक हो। मुझे गुमराह करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, मैं गुमराह नहीं होने वाला। मैंने पूरे मन से, पूरे लगन, पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई की है। खैर पढ़ाई की है तो सवाल भी करके बताओ। चलो फटाफट 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 फटाफट। मेरे भाई उसने सवाल क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल सब्सिडरी क्वांटम नंबर इज लेस देन 3? एल की वैल्यू 3 से कम किसके लिए है, यही पूछ रहा है सिंपल शब्दों में। एल की वैल्यू सब्सिडरी क्वांटम नंबर, बोले तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, बोले तो एंगुलर क्वांटम नंबर, बोले तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर, बोले तो एल। एल की वैल्यू कितनी दे दी? 3। बोला 3 से कम, यहां पे कैलकुलेट करो सबकी एल की वैल्यू और बताओ कहां है। तो अब देखो यहां पे ये P है, ये D है और ये S है। अब तुमको पता है S हो, P हो, D हो, F हो, G हो, H हो, L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अरे होती है या नहीं होती है यार, पक्की बात है। तो अब जरा गौर से यहां पे सुनो कि उसने क्या बोला। P के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो जल्दी। 1। क्या 3 से कम है या नहीं है? बिल्कुल है, तो आंसर जा सकता है। D के लिए L की वैल्यू बोलो, D के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्या अगेन 3 से कम है या नहीं है? वो क्या बोल रहा है? लेस देन 3 बताना है आपको। क्या बताना है? लेस देन 3 बताना है। तो अगर मैं बात करूं D के लिए L की वैल्यू क्या है? 2 आएगी या नहीं आएगी? अगर 2 आएगी तो वो 3 से कम है या नहीं है? तो ये भी जा सकता है। S के लिए तो भैया 0 होती है, ऑब्वियस है 3 से कम है, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। क्या बात समझ में आई? पक्की बात है। चलिए चलिए चलिए, इसी के साथ आज अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आशा है इस निर्जीव कैमरे के पीछे जो सजीव दिलों की धड़कनें मुझे सुन रही थी, उन्होंने बहुत एनर्जी से, बहुत प्यारे तरीके से सुना होगा। मुझसे वो सारी बातें जो मैंने अपने दिल से कहनी चाहिए हैं वो उनके दिल तक पहुंची होगी और दिल का कनेक्शन एक बना होगा। ये यकीन मानिए दोस्त, इसी तरीके से आसान रूप में मैं आपको हर क्वांटम नंबर, पूरी पीरियोडिक टेबल और पूरी इनऑर्गेनिक सिखाने के लिए वचनबद्ध हूं और मैं जरूर करूंगा। मैं बहुत तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसी के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट एंड अपने पढ़ाई में लगे रहिए। चलिए बाय बाय, टाटा।